मेरे विचार से सर्वप्रथम इस पर ध्यान देना जरूरी है कि आप जो शिक्षा प्राप्त करते हो और जो शिक्षा विद्यार्थियों को देते हो उसका एक ही उद्देश्य होता है, जीने के लिए धनोपार्जन करना। हमारी आज की शिक्षा ये ज्ञान संपन्न या बुद्धिमत्ता संपन्न कराने योग्य नहीं है। हम इससे अनुशासित समाज का निर्माण नहीं कर सकते, ये भी उतना ही सत्य है। आज जो शिक्षण दिया जा रहा है वो और कुछ नहीं, जालिम सरकार के संरक्षण के लिए खोजी गई एक युक्ति है। मेरे इस विचार से आप सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारा शिक्षण हमारी गुलामी को मजबूत करने का ही एक कारण साबित हो रहा है। हमारा शिक्षण हमारे स्वाभिमान में वृद्धि करने में अक्षम सिद्ध हुआ है। ये सिर्फ सरकार की सेवा के लिए नए नए कर्मचारियों के निर्माण का ही काम कर रही है। संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली देशद्रोही निर्माण करने की मशीन ही है। सर्वसामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षक ये शब्द प्रयोग करते समय स्त्री की ही भूमिका सामने आती है, क्योंकि उम्र के 6 से 7 साल तक स्त्री स्वयं अपने बच्चों को विविध प्रकार के शिक्षण देती है। शुरुआत के समय बच्चों को सिर्फ माँ ही योग्य शिक्षा दे सकती है, ऐसा मैंने विदेशों में भी देखा है। इसलिए आप बच्चों के शिक्षक माँ के शिक्षण देने के बाद ही बने। विद्यार्थियों को उनके पालक और शिक्षक जो कुछ शिक्षा देते हैं उसकी प्रगति के लिए आगे वो जो कुछ भी करता है वो उसको दिए गए संस्कार पर ही अवलंबित रहता है। परंतु प्राथमिक शिक्षक के रूप में पहचानी जाने वाली स्त्री को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन ही समझा जाता है। नारी जब स्वयं अशिक्षित रहेगी तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी? जब तक हम स्त्री को शिक्षा नहीं देते तब तक वो बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं सकती। महिलाओं की आज क्या दुरावस्था है। दूसरी बात यह कि यदि आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक समझा जाता है तो आज का यह अधिवेशन आप लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए आयोजित किया है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग जो शिक्षा दे रहे हैं उससे बच्चों में अच्छा सुधार होगा ही, ऐसी अपेक्षा हम कैसे रख सकते हैं? शिक्षण का उद्देश्य ये केवल जीने के लिए कुछ कमाने जितना ही सीमित नहीं है। यदि आप मानते हैं कि शिक्षण ज्ञानार्जन के लिए होता है तो वह स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी होना चाहिए। शिक्षा के कारण मनुष्य सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसे किसी एक का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शिक्षा से मनुष्यों में एकजुटता की भावना का निर्माण होना चाहिए। दूसरों को दुखी व अपमानित करने का विचार भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। हर एक को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए और उसी प्रकार अनुशासित व प्रामाणिक जीवन जीने के योग्य बनना चाहिए। शिक्षा के महत्व को अधिक स्पष्ट करते हुए थिरुवल्लुर ने कहा था कि जो कोई संसार को एकरूप होने से नकारता है वो शिक्षित है। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो तो भी। संक्षेप में उन्होंने कहा, ऐसे लोग अशिक्षित ही होते हैं। आगे वे कहते हैं कि शिक्षित मनुष्य संसार की सभी चीजों का आनंद लेने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसके आगे वे ये भी कहते हैं कि जो दूसरों की जरा भी चिंता नहीं करता और सभी अच्छी चीजों का सिर्फ अपनी ही उन्नति के लिए उपयोग करता है वो मृतक समान है। ऐसा ही कहना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसी अवस्था में आप शिक्षा की क्या कीमत करेंगे? उन्हें वीरता की शिक्षा दीजिए। कुत्ते को 4 पैर होते हैं, बिल्ली को 1 पूंछ होती है, अंधे को आंख नहीं होती, चोरी मत करो, मारामारी मत करो इत्यादि अर्थहीन शिक्षण देकर आप इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इस प्रकार की सभी बातें शिक्षकों की मदद के बिना भी बच्चे सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो उसे रोना चाहिए कि गाली देनी चाहिए, यह वो समझता है। उन्हें यह भी समझ में आता है कि यदि कोई चोरी कर रहा है तो उसे पकड़कर क्या करना चाहिए। किस प्राणी को 4 पैर और 1 पूंछ होती है उस प्राणी को देखते ही पता चल जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शिक्षा देने के लिए इतना प्रचंड पैसा और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक शिक्षण के इस तरह के फंसाने वाले प्रचार की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को शिक्षा देते समय स्वाभिमान वास्तव में क्या है यहां से शुरुआत करिए। उन्हें वीरता की शिक्षा दीजिए। उन्हें अपने मान मर्यादा व प्रतिष्ठा की रक्षा करने की शिक्षा दीजिए। समता का व्यवहार करना सिखाए, सभी से प्रेमपूर्ण बर्ताव करना सिखाए। उन्हें विश्वबंधुत्व सिखाए, देशभक्ति की शिक्षा दीजिए। सत्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आप सभी लोग यह सब करने को तैयार हैं? इस पर आपको विचार करना चाहिए। केवल आप लोग ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित डॉक्टरेट व्यक्ति भी होटल में काम करने वाले बच्चों से सामी 1 कप कॉफी ला ऐसा आदेश देते हैं और यही सुशिक्षित मंडली स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से दूसरों को पैसे देकर उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। पाप विमोचन के स्वार्थी उद्देश्य के लिए वे देश और देशवासियों के साथ विश्वासघात करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि उनके द्वारा ली गई डिग्रियों के कारण वे सुशिक्षित हैं। ऐसा कहना योग्य होगा क्या? वास्तविकता यह है कि धोबी, नाई, बढ़ई, लोहार और चर्मकार ये अपने अपने उद्योग में निपुणता हासिल कर सकते हैं, परंतु पदवीधारक सिर्फ कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त करते रहता है। एकाध धोबी के पास इतिहास का ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, उल्टा एक बीए किए हुए को कपड़े धोने की कला का पता नहीं होता। एकाध नाई भूगोल से अवगत नहीं होगा, परंतु किसी एमए पास विद्यार्थी को भी केशकर्तन कला की जानकारी नहीं हो सकती।
एकाध चर्मकार को व्याकरण, साहित्य अथवा वेद आदि की जानकारी हो सकता है न हो, किंतु एक सुशिक्षित पंडित को जूतों की मरम्मत या उन्हें तैयार करना आएगा क्या? इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुशिक्षित लोग नाई, चर्मकार वगैरह की अपेक्षा अधिक ज्ञानी, उच्च स्तर के व समाजोपयोगी हो सकते हैं। ये सब पहले से चला आ रहा है, उसका ज्ञान, शिक्षण आदि से कोई संबंध नहीं। कितना भी विद्याविभूषित व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, वो स्वार्थी भी हो सकता है, वो स्वाभिमान शून्य भी हो सकता है। उल्टे इस शिक्षा से वंचित अशिक्षित व्यक्ति भी बुद्धिमान, स्वाभिमानी, स्वार्थी व समाजोपयोगी हो सकता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण अक्षम साबित हुआ है। इसलिए मेरा यह दृढ़ मत है कि आज की शिक्षा पद्धति ही हमारी अवनति की जड़ है। आज की प्रचलित अनेक रूढ़ियों के चलते रहने का कारण भी हमारी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति ही है। पहले आश्रमों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक शिक्षा पद्धति की विशेषता यह है कि भोजपत्र और बालू पर लिखने के बजाय आज हम कागज, पुस्तक, स्याही, कंपास, पेंसिल, पेन व रबर इत्यादि का उपयोग करते हैं। इन पर बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश लोग हमारा आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। मुझे बताइए, इनमें से कुछ भी हमारे लिए हितकर है क्या? पहले के अशिक्षित लोगों की अपेक्षा आज के सुशिक्षित लोगों में कुछ अच्छे गुण दिखाई पड़ते हैं। ये बात कोई भी छाती ठोककर बोल सकता है क्या? आज के सुशिक्षित लोगों में पहले के अशिक्षित लोगों से कुछ अधिक गुण है क्या? आज के सुशिक्षित लोग विश्वसनीय, प्रामाणिक, दयालु और स्नेहपूर्ण हैं। आप ऐसा कह सकते हैं क्या? पूर्व काल में यदि कोई कर्ज की वापसी नहीं कर सका तो उसके गाय और बछड़े चारा पानी के बिना ही बांधकर रखे जाते थे। गाय और बछड़े को भूखा रखना अत्यंत निषिद्ध माना जाता था, जिसके कारण कर्जदार अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर भी कर्ज वापसी करता था। इसके सिवाय वो समाज में सर ऊंचा करके नहीं चल सकता था। ये सब मुझे मेरे पिताजी ने बताया है। आज के आधुनिक युग में यदि कोई ऐसा करे तो आज का सुशिक्षित वकील अपने मुवक्किल से कहेगा कि गाय भूखी हो या जैसे भी हो, दूध निकाल कर लेकर आ, उसने हमारी प्रतिष्ठा को धक्का दिया है, ऐसा वो बड़ी हिम्मत से कहेगा। इस प्रकार आज के वकील मुवक्किलों में अच्छा बुरा कुछ भी करने की हिम्मत पैदा करते हैं। आज हम जो बड़ी संख्या में न्यायाधीश, तहसील कोर्ट, जिला कोर्ट, उच्च न्यायालय आदि देख रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है। पुराने समय में जब लोग अशिक्षित थे, उस समय इतनी प्रचंड व्यवस्था की आवश्यकता थी क्या? लोगों में अप्रतिष्ठा निर्माण करने में आज की शिक्षा जिम्मेदार नहीं है क्या? इसीलिए आज की शिक्षा पद्धति ने देश व जनता को उद्ध्वस्त किया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब हमारा तांत्रिक शिक्षण समाज के लिए क्या करता है, उस पर नजर डालते हैं। तांत्रिक शिक्षण के नाम पर पैसे का अपव्यय तो हो ही रहा है, मानसिक दिवालियापन भी बढ़ रहा है। स्कूलों में विद्यार्थियों को सिखाया जाने वाला तांत्रिक विषय तो न आज की परिस्थितियों के अनुरूप है और न ही आवश्यकताओं के अनुरूप। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की पार्श्वभूमि पर विद्यार्थियों को बढ़ईगिरी, खेती, व्यवसाय और कताई बुनाई, इस प्रकार के अनेक व्यावसायिक विषय सिखाए जा रहे हैं। सच पूछो तो इन पर अकारण ही पैसा व समय खर्च किया जा रहा है। वकील, न्यायाधीश, जमींदार, व्यापारी आदि के बच्चों को कुछ समय के लिए इकट्ठा बिठाकर उन्हें सभी व्यावसायिक विषय व कताई बुनाई सिखाकर आप क्या साध्य करना चाहते हैं? यदि आप कहेंगे कि सबको सभी व्यावसायिक विषयों का शिक्षण लेना ही चाहिए तो मैं कहूंगा ये गलत है। ये एक दो तांत्रिक विषय सीखकर क्या कोई संसार के सभी तांत्रिक विषयों पर निपुणता हासिल कर सकता है? यदि आप कहेंगे कि तांत्रिक प्रशिक्षण लेकर बच्चे जीवन में प्रगति कर सकते हैं, उस पर मैं यही कहूंगा कि उपरोक्त तरीके से प्रशिक्षण लेकर विविध वर्ग के ये बच्चे प्रगति कर सकेंगे क्या? ऐसा संभव भी है क्या? इसलिए तांत्रिक शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जीवन में प्रगति करने के लिए उपयुक्त साबित होगा क्या? इस पर आप लोग ही विचार करिए। विद्यालयीन शिक्षण को ही देखिए ना, विज्ञान और इतिहास जैसे विषय उन्हें पढ़ाना पैसे और समय का अपव्यय ही है। युवकों को कुछ पाठ्यक्रमों का अभ्यास करने को कहा जाता है, उसके बाद वे परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं और कहीं भी 30 रुपये मासिक तक की नौकरी ढूंढते हैं। जो कोई ऐसा शिक्षण लेता है वह किसी काम का नहीं होता। वो अपने मन से अपनी जानकारी के आधार पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो केवल अपने अधिकारियों के हाथ के नीचे का ही रहता है। अपने मालिक को खुश रखना है तो उसे अपना बुद्धि, विवेक व सभ्यता को गिरवी रखना ही पड़ेगा, तभी वह अपने वरिष्ठों की मर्जी के अनुसार काम कर सकेगा। बहुत से लोगों के लिए तो वेतन वृद्धि करा के लेने का यही एकमात्र मार्ग होता है। इसलिए हमें ये दिखाई पड़ता है कि शिक्षा लेकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनके आगे के जीवन के लिए करीब करीब अनुपयोगी ही साबित होता है। जीवन जीने के लिए धनोपार्जन करते करते अंत में वह मर जाता है। उसके ज्ञान व बुद्धिमत्ता का कोई महत्व नहीं रह जाता। जीवन में उसकी शिक्षा का और व्यवसाय का कभी भी कोई संबंध नहीं आता। इसी प्रकार तांत्रिक शिक्षण का भी न जीवन में और न ही कमाई के लिए कोई उपयोग होता है। यदि वास्तव में आप बच्चों को तांत्रिक शिक्षण देने के लिए इच्छुक हैं तो विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति व प्रतिभा की पहचान करके उनका विविध व योग्य वर्गीकरण के बाद ही उनकी रुचि का शिक्षण उन्हें दें।
उसके बाद ही उनके लिए भविष्य में तांत्रिक शिक्षण उपयोगी साबित हो सकता है। महिलाओं को सूत कताई का प्रशिक्षण उनके लिए कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकता है और उससे भी ज्यादा पुरुषों में खादी का प्रचार करना अति आवश्यक है। वे खादी का उपयोग करें, हमें इसके लिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो चरखा और तकली पर सार्वजनिक पैसा फालतू में क्यों खर्च करना, उसी के साथ बच्चों का समय और कपास भी बर्बाद करने का क्या औचित्य है। कचरे के डिब्बे में डाले हुए सूत के धागे हम देखते नहीं हैं क्या? तहसील व जिला बोर्ड के कर्मचारियों को हम खादी का प्रचार करते हुए देखते नहीं हैं क्या? खादी इस्तेमाल किए बगैर, उसका महत्व समझे बिना एकाध बच्चे द्वारा सूत की कताई करना किसी काम का है क्या? शिक्षकों द्वारा खादी का इस्तेमाल न करके बच्चों से उसके इस्तेमाल का आह्वान करना उनका उपहास नहीं है क्या? शिक्षण और व्यवसाय की हालत यदि इस तरह सोचनीय हो तो शिक्षक और विद्यार्थियों से कर्मशील और देशभक्त होने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे में उनकी हालत खराब होगी और खराब दिखेगी भी। इसीलिए मैं कहूंगा कि वेश्या और उसके ग्राहक का संबंध विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध से कई गुना बेहतर है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? वेश्या रात भर एक ही पुरुष के साथ रहती है, किंतु विद्यार्थियों के लिए 1 घंटे में 2 शिक्षक आते हैं। एक शिक्षक से स्थायी रूप से शिक्षा लेने की प्रथा ही नहीं है। जीवनावश्यक चीजों के शिक्षण जिम्मेदारी के साथ लेने का अवसर ही नहीं है। अच्छा वेतन जहां मिले वहां जाने की सुविधा शिक्षकों को है और उसी तरह विद्यार्थियों को अपनी सुविधानुसार स्कूल बदलने का अधिकार है। जिन्हें जो योग्य लगे वैसा निर्णय लेने की पूरी आजादी है। पढ़े या न पढ़े ये हर एक की मर्जी के ऊपर है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें या न करें ये शिक्षकों की मर्जी के ऊपर है, किंतु ऐसा लगता है कि इन दोनों बातों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस तरह गैरजिम्मेदार पद्धति से शिक्षक और विद्यार्थी भी अपना समय निकाल रहे हैं। हमारे शिक्षण, ज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षकों का आज्ञा पालन आदि विषयों पर क्लेशदायक परिस्थिति का वर्णन मैंने आपके सामने किया है। अब शिक्षकों की परिस्थिति के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सच पूछो तो शिक्षक अपने अस्तित्व के लिए परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। उनकी नसीब अत्यंत खराब है। पहले शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत जीवन की तिलमात्र भी चिंता नहीं रहती थी। उनके लिए एकाध झोपड़ी और उसके सामने ही विद्यार्थियों के लिए एकाध छप्पर तैयार हो गया तो उतना ही पर्याप्त था। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए कुछ ताड़ के पत्ते व गाड़ी भर बालू और लिखने के लिए एक नोकदार कलम आदि सामानों पर ही सब कुछ चलता था। शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती थी। जरूरत होने पर विद्यार्थियों से थोड़ा भी कुछ लाने के लिए कहा तो वे गुरुजी के लिए टोकरी की टोकरी अनाज आदि लाकर रख देते थे। अधिक अनाज रखने की सुविधा न होने के कारण गुरुजी को मना करना पड़ता था। महीने का चंदा भी एक ही दिन जमा हो जाता था और साग सब्जी तो प्रतिदिन ही आ जाती थी। त्योहार आदि पर शिक्षक के पूरे परिवार के लिए कपड़े और कुछ रकम भी दान स्वरूप मिलती थी। शिक्षक के घर पर कोई दुखद घटना हुई तो विद्यार्थी व अभिभावक भागकर वहां पहुंचते और हर प्रकार का सहयोग करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षक के हवाले करने से कारण शिक्षक उनका यथोचित ध्यान रखते थे तो शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों के सिर पर होती थी। यदि बच्चों ने घर पर कुछ बदमाशी की या पढ़ाए गए अभ्यास में से पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो अभिभावक उसकी शिकायत शिक्षक से करते थे। जरूरत पड़ने पर शिक्षक की सुविधा में कटौती भी की जाती थी। उसके कारण बच्चे शिक्षकों से बहुत घबराते भी थे। शिक्षक के प्रति भययुक्त आदर भाव रहता था। शिक्षकों को कभी अनाज वगैरह की कमी नहीं पड़ने दी जाती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिक्षक के घर की चिंता महिलाएं ही करती थीं। शिक्षक के परिवार की सारी परेशानियों का ध्यान रखकर उसे कभी मानसिक तनाव नहीं दिया जाता था। विद्यार्थियों के खर्च के विषय में विचार करें तो उस समय बहुत कम खर्च में सब कुछ निपट जाता था। आज के खर्च से तुलना करें तो आज की अपेक्षा पहले 16 गुना कम खर्च आता था। आज तो ऐसी परिस्थिति है कि खर्च का कोई अंत ही नहीं। पुस्तक, कागज, कलर बॉक्स, पेन, पेंसिल, खेल सामग्री, कुर्सी, टेबल, बेंच और इमारत आदि के लिए प्रचंड पैसों की आवश्यकता होती है। ये सब तो वैसे ही भारी पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का वेतन भी देना ही है। ये सब पैसा जमा करने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। साधारणतया ऐसा कहा जाता है कि पुलिस अथवा एकाध कार्यालय के चपरासी से भी कम वेतन शिक्षकों को दिया जाता है। आज परिवार चलाने के लिए कम से कम 30 रुपये वेतन मिलना आवश्यक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी दैनंदिन समस्याओं से जूझते हुए शिक्षक कितने मुश्किल में दिन गुजार रहे हैं। हम सब सहानुभूति व्यक्त करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। आज की शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षा न लेकर अपना पेट पालने के लिए विविध प्रकार के कष्ट करने वाले लोग शिक्षा पद्धति के कारण ही उद्ध्वस्त हो रहे हैं। आज उच्च शिक्षा के लिए हम जितना अधिक खर्च कर रहे हैं उसी प्रमाण में ये शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के परिवारों की हालत दयनीय होती जा रही है। उदाहरण के लिए जमीन धारकों का रजिस्टर देखिए। 40-50 वर्ष पहले जमीन धारकों की स्थिति देखिए। सिर्फ आगे के 10 वर्षों का ही रिकॉर्ड देखिए। उनके नाम पर उतनी ही जमीन रह गई है क्या? उनमें से करीब 75% लोगों का बदला हुआ नाम मिलेगा। इसका कारण बहुत लोगों ने अपनी जमीन बेचा होगा।
इतना ही नहीं, पहले गोंडन, नायकन, पिल्लई, पंद्याव नायडू आदि नामों पर रहने वाली जमीन आज अय्यर, अय्यंगार, आचारी, चेट्टियार इत्यादि नामों पर गई हुई देखने को मिलेगी। विशेषतः अब वकील, अधिकारी और व्यापारियों के नाम भी बहुत अधिक जमीनें हैं। इसका क्या कारण है? आजकल विद्यालयों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए करीब करीब सभी बच्चों को विद्यालय भेजा जा रहा है। कम जमीन वाले किसान भी अपने बच्चों का स्कूल कॉलेज में दाखिला करा रहे हैं। केवल भविष्य में नौकरी पाने के उद्देश्य से इस शिक्षा पद्धति से शिक्षा लेने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इस पर भी हमारे बच्चों के लिए स्पर्धक तैयार होंगे, इसलिए ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षक भी प्रोत्साहन नहीं देते, उल्टे हतोत्साहित करते हैं। उन्हें व्यवस्थित तरीके से शिक्षण नहीं दिया जाता। वे 5-6 साल शिक्षण पर फालतू पैसा खर्च करते हैं। वे केवल सिर का बाल बढ़ाने, धूम्रपान करने, रंग बिरंगे कपड़े पहनने इत्यादि बातों में बहते जाते हैं और गैर जिम्मेदार व्यवहार भी करने लगते हैं। वे केवल कक्षा में बैठने का पैसा भरते हैं, असभ्य भाषा में बोलना सीखते हैं। वे एक ही कक्षा में 2-3 साल बैठकर समय व पैसा बर्बाद करते हैं। अंततः वे विद्यालय में पढ़ने के लायक ही नहीं है, ऐसा समझकर वापस घर जाते हैं। इसका एक और दुष्परिणाम कि शहर में पढ़े हुए बच्चे गांव में रहने में असहज महसूस करते हैं। उन्हें अपने घर और खेती के बारे में तिरस्कार की भावना पनपने लगती है। उनका ध्यान शहरी वातावरण की तरफ आकर्षित होने लगता है। वे सर्व सुविधायुक्त घर शहर में बनाते हैं, जिसके कारण खेती व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। खेती की फसलों द्वारा निरंतर होने वाली पैदावार की हालत बहुत खराब हो गई है। वहीं खर्च में भयानक बढ़ोतरी होते जा रही है। आर्थिक अड़चन आने के कारण वे कर्ज तले दबे जा रहे हैं। वे बिना कारण पैदा हुई परेशानियों से जूझ रहे हैं। अधिकारियों को घूस देने की नौबत उनके ऊपर आ गई है। वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। साहूकारों ने अपने ब्याज के लिए उनका भयानक उत्पीड़न किया है। अंत में कोई रास्ता न होने के कारण उन्हें अपनी जमीन का टुकड़ा टुकड़ा बेचना पड़ा। उनकी जमीन दूसरों के पास चली गई। आज की यह परिस्थिति यदि आगे भी 50 साल इसी तरह रही तो सारी जमीनें साहूकार, वकील और अधिकारियों के पास चली जाएगी। आज के जमींधारकों के बच्चे भाड़े पर उनकी खेती करते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, वे सामान्य मजदूर की तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शिक्षकों को यदि अपना योग्य हिस्सा मिले तो शिकायत की कोई जरूरत ही न पड़े, परंतु शिक्षण के लिए आई हुई निधि का बड़ा हिस्सा सामान खरीदने, इमारत बनाने और बड़े अधिकारियों के मोटे वेतन पर ही खर्च कर दिया जाता है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने में पैसा खर्च कर दिया जाता है और प्राथमिक शिक्षकों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है। उन्हें अन्न के लिए भी मोहताज बनाकर रखा जाता है। आपके सवालों के संबंध में विधानसभा सदस्य व अन्य राजनीतिज्ञ सिर्फ सहानुभूति व्यक्त करने का ढोंग करते हैं और आपके वेतन में 40 से 50 रुपए बढ़ोतरी करने का सिर्फ आभास निर्माण करते हैं। उसी में आप संतुष्ट होकर उज्जवल भविष्य की आशा करने लगते हैं, किंतु आगे क्या होता है कि सिर्फ वोट लेने के लिए आपका उपयोग किया जाता है। वही राजनीतिज्ञ जब लोगों से मिलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सरकार बड़े स्तर पर कर वसूलती है, प्रशासकीय ढांचे के कारण खर्च बहुत बढ़ गया है। सरकार ने प्रशासन में अकारण ही बड़े पदों का निर्माण किया है, जिसकी वजह से खर्च बहुत बढ़ गया है। उसके लिए पैसे का प्रबंध करना जरूरी हो गया है। इसलिए हमें वोट दीजिए, जिससे हम सरकारी खर्च में कटौती करके कर का बोझ कम कर सके। ये सब सिर्फ वोट लेने की चाल रहती है। वे मंच से हर प्रकार का आश्वासन देते हैं। ये निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों को और शिक्षकों को फंसाने में अत्यंत माहिर होते हैं। आपके प्रश्नों के संबंध में एक आध दूसरा मुद्दा वे विधानसभा में चर्चा के लिए लेते हैं। वे एक तरफ तो आपका हमदर्द बनते हैं, दूसरी तरफ सरकार का गुप्तचर बनकर जनता व आपके साथ विश्वासघात करते हैं। वे सिर्फ अपना भला करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। वे उच्च पद अत्यंत स्वार्थी वृत्ति से हासिल कर लेते हैं। उनका ध्यान हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि पर ही लगा रहता है। वास्तव में देखें तो कर में कमी करना और वेतन बढ़ाना दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं। उन्हें यदि सही में आपका वेतन बढ़ाना हो, कर का बोझ कम करना हो, तो खर्च में कटौती करके वे ऐसा ठोस निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वे ऐसा करेंगे, उनसे ऐसी अपेक्षा आप क्यों रखते हैं? वे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसा भारी भरकम वेतन लेते हैं। उनकी मंत्री या उच्च पदों पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा रहती है। इतना ही नहीं, नौकरी चाहने वाले लोगों को नौकरी देकर वे अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए विविध मार्ग ढूंढते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने भत्तों में 10, 15, 40, 50 रुपए बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मुफ्त यात्रा करने और प्रवास भत्ता बढ़ाने के लिए सतत चिल्लाते रहते हैं। वार्षिक बजट के समय उसमें वे 2 से 3 लाख रुपए का प्रावधान कर लेते हैं। कभी कभी 2 से 4 करोड़ रुपए का बजट मीटिंगों व अन्य कामों के लिए पास कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो वे अपने लिए राजशाही जीवन जीने की सुविधा करते हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि जब तक तुम इस भ्रष्टाचारी कृत्य को बढ़ावा देते रहोगे, जब तक तुम ऐसे लोगों का समर्थन और मान सम्मान देते रहोगे, न तुम्हें और न ही जनता को इन समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। मेरी आप लोगों से विनती है कि इस दुष्ट चक्र से मुक्त हो जाए। इन राजनैतिक लोगों के षड्यंत्रों का शिकार मत बनिए।
मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता था किंतु आप लोग ऊब जाएंगे, इसलिए बस इतना ही। आप लोगों ने इस अधिवेशन में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए हैं। सभी प्रस्तावों की भावना से मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं। आपकी समस्याओं और शिकायतों की मुझे पूरी जानकारी है। आपका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। आप सब उसके पात्र भी हैं। आपके वेतन में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का समर्थन व्यक्त करते हुए आपके सभी प्रस्तावों के क्रियान्वयन की मांग का मैं व्यापक रूप से समर्थन करूंगा। बस आप लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही आंदोलन मत करिए। प्राथमिक शिक्षक लोगों को एक आदर्श बनना चाहिए। आपके सामने ये ध्येय होना चाहिए। अपने देश की शिक्षा पद्धति में सुधार के कार्य में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसी प्रकार तहसील, जिला बोर्ड व नगर पालिकाओं को भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना योगदान देना आवश्यक है। यदि आप देशभक्ति के उद्देश्य से इन सब बातों पर विचार करेंगे तो अपने आप ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। मैं यहाँ पर उपस्थित तहसील व जिला बोर्ड के अधिकारियों व सदस्यों से भी अपील करता हूँ कि वे शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मैंने आज यहाँ खुले मन से जो भी समझ में आया बोला हूँ। मुझे पता है उनमें से कुछ स्वागत योग्य होगा और कुछ नहीं भी होगा। इसलिए आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब अपने अपने बुद्धि विवेक से उस पर विचार करिए। जो योग्य लगे वह स्वीकार कीजिए और जो अयोग्य लगे उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ जो स्वीकार करे उसे अमल में लाने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप लोगों ने मुझे इस अधिवेशन का अध्यक्ष स्थान देकर सम्मानित किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। धन्यवाद।